जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नाइन्थ का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो टार्क के बारे में है, या जिसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ें, सुनिएगा। तो व्हाट इज अ टार्क? टार्क या जिसको मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, इसको पेपर में कैसे आएगा, और पेपर में एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ टार्क, एक्सप्लेन इट। तो इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे आप, इसके अंदर एग्जांपल देंगे, या डिफरेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आपने जो है डिफाइन करना है, इनकी स्टेटमेंट देनी है, और इसके बाद इसकी जो प्रॉपर जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने लिखनी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये टार्क या जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास। देखिए, टार्क बेसिकली ये टर्न से है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर और एज अ रिजल्ट जो है ना वो बॉडी टर्न करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी में टार्क या टर्निंग जो है वो पैदा हो गई है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन बनेगी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। टार्क को एक ग्रीक लेटर है टा, इसको टा पढ़ेंगे, टी ए यू, टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं टा को। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, ये जो टार्क होता है ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स के ऊपर और मूवमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। उनको मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ, यानी जो फोर्स है और उसके बाद जो मूवमेंट आर्म है उसको एल यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी से हमने इसकी जो है ना वो इक्वेशन को ड्रा करना है। फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन, और ये जो होगा ये मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब थोड़ा सा डिटेल के साथ देखिएगा कि ये टार्क, इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म। अब आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले हम ये बताएंगे कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी है क्या। देखिए, इसके लिए टार्क के लिए इससे पहले ये बताना जरूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर आपको टार्क की एग्जांपल कहां मिलती है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप ये देखें कि आप डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं। जैसे ही आप नॉब से पुश या पुल करते हैं, आप देखते हैं कि वो रोटेट करता है। फोर्स अप्लाई की और डोर ने रोटेट किया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो एज अ रिजल्ट हम ये कहेंगे कि डोर की जो रोटेशन है ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स है, और इसी को हम टार्क का नाम देंगे। शॉर्पनर, उसकी एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं। स्पैनर की अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्पैनर की मूवमेंट जो है नट को लूज और टाइट करने के लिए, ये टार्क की बेस्ट एग्जांपल आ सकती है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम कोड कर सकते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? देखिए, जो बॉडी है वो डिफरेंट मटेरियल्स पे कंपोज कर रहा है, मुश्तमिल है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, करीब करीब हैं, यानी कि ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, तो देन दैट बॉडी विल बी कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी। हम उसको कहेंगे कि रिजिड बॉडी के अंदर हमने फोर्स अप्लाई की और कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई। डिफॉर्मेशन होती है उसकी शक्ल में, वॉल्यूम में, साइज में, चेंज को कहते हैं डिफॉर्म हो जाना। फोर्स अप्लाई की है और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल थे वो क्या है, वो उसी तरह से एज इट करीब करीब ही हैं, वो डिस्प्लेस नहीं हुए, अपनी जगह से वो दूर नहीं जाते। उसको हम क्या कहते हैं, एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। सेकंड हमारे पास टर्म जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यूज होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? देखें, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और हम टॉर्क ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो बॉडी क्या करता है, वो रोटेट कर रहा होता है। देखिए, बॉडी रोटेट कर रहा होता है। बॉडी किस पे मुश्तमिल होता है? बॉडी जो है पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है। अगर हम हर पार्टिकल की बात करते हैं तो हर पार्टिकल मूव कर रहा है। बॉडी मूव करने का मकसद है कि हर पार्टिकल जो उस बॉडी को बना रहा है वो सारे मूव कर रहे हैं अबाउट अ सिंगल लाइन। देखिए, जब हमारे पास स्पैनर की अगर हम बात करेंगे अभी, तो इसके अंदर ये जो नट वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, इसको टाइट और लूज कर रहे हैं आप, तो आप ये देखें कि इसके पार्टिकल्स हुए डिफरेंट, और ये जो पार्टिकल मूव करेंगे अलोंग अ सिंगल लाइन, अलोंग अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन के अक्रॉस जो है ये मूव करेंगे। उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है, लाइन की बात कर रहे हैं, जिसके अक्रॉस बॉडी के तमाम पार्टिकल रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है,
अभी हम इसके बाद इसको हमने एक्सेस ऑफ यहाँ पर रोटेशन का नाम दिया है। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसी तरह से एक स्पैनर को कंसीडर किया है, और ये जो स्पैनर है इसकी आप देख सकते हैं ये लेंथ है। इस लेंथ को हम मोमेंट आर्म कहेंगे, उस वक्त कहेंगे देखें इसके किसी एक जगह के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करनी है। हम लेट्स सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर रोटेशन पैदा होगी। इस तरह से हम मूव कराना चाह रहे हैं बॉडी को, इस तरह मूव कराना चाह रहे हैं हम। तो अगर हम ये मूव कराना चाह रहे हैं, इट मींस कि हमारे पास ये जो है जिस जगह पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस लाइन के अक्रॉस, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब ये डिफरेंट हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ये फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम अभी इफेक्ट चेक करेंगे कि फोर्स को किस तरह से डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या टर्निंग इफेक्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। पहले ये समझ लें कि फोर्स जो अप्लाई की जाती है जिस लाइन के अक्रॉस, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और जिस लाइन के अक्रॉस जो बॉडी मूव कर रहा है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज द मूवमेंट आर्म। बेसिकली मूवमेंट आर्म इज अ प्रॉपर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है, इसको हम जो अगर हम डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियानी फासले को हम मूवमेंट आर्म का नाम दे रहे हैं। अब इधर हमने उसको एल से रिप्रेजेंट किया है और इसी को हम टार कहते हैं, यानी कि मूवमेंट आर्म जिसको हम एल कह रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनको और अप्लाइंग फोर्स जिसको हम एफ कह रहे हैं, इनके प्रोडक्ट को हमने क्या कहा, टार का नाम दिया। अब हम यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट देखते हैं जो हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, कंसेप्चुअल, वो ये बातें हैं। देखिए हमारे पास जो टॉर्क डिपेंड कर रहा है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक हमारे पास फोर्स है, देन हमारे पास मूवमेंट आर्म है। अगर इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को हम बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो हमारे ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर हम फोर्स बढ़ा देते हैं तो टॉर्क बढ़ जाएगा, अगर हम मूवमेंट आर्म बढ़ा देते हैं टॉर्क बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो टॉर्क कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि हम अगर मोमेंट आर्म को कम करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको कम करते हैं इट मींस कि जो डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब है टार्क भी कम ही होगा। टार्क कम होने का मतलब ये है वो जो बॉडी है अबाउट इट्स ओन एक्सिस उसमें रोटेशन कम पैदा होंगी, इसी को हम प्रैक्टिकली टॉर्क कह रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली अगर आप डोर की बात कर रहे हैं कि अगर आप डोर को उसके जो नॉब है जहां से पुश और पुल करते हैं वहां जो एक मैक्सिमम डिस्टेंस है वहां से आप उसको पुश और पुल ना करें बल्कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाए तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोटेट करने में। इट मींस अगर आप लाइन मूवमेंट आर्म को कम कर रहे हैं तो टार्क भी कम हो जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाते जाएं तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, इजी होगा कि हम बॉडी को रोटेट कर सकें। इसी तरह से जो स्पैनर है जिसका पर्पस है ये नट वगैरह को लूज और टाइट करना, इसके ऊपर अगर आप एंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे यानी कि मैक्सिमम मूवमेंट आर्म बनेगा तो तब इजी होगा इसको रोटेट करने में। अगर आप फोर्स को इधर लगाते हैं इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा इसको रोटेट कराना, या यूं कह सकते हैं कि टार्क कम पैदा होगा। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट कम पैदा होगा। तो ये डिफरेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है बाय यूजिंग द स्पैनर, तो इसको आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल में बहुत दफा आ चुका है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है ये मूवमेंट टार्क को कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये होता है कि बॉडी बैलेंस में उस वक्त होता है, a body is said to be in a balanced form when the amount of the clockwise torque is equal to the amount of the anti-clockwise torque। यानी दो टार्क हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये देखिए इस तरह से वेज के ऊपर हमारे पास ये बॉडी है और हमने डिफरेंट जो है वेट जो है W1 इसको कह दें, इसको W2 कह दें, हमने हैंग कर दिए इसके साथ अटैच कर दिए। As we know that weight is actual force and acting downward towards the earth। ये weight एक force है और downward act कर रही है, तो ये जो weight है ये इस तरह रोटेट करेगा बॉडी को और ये जो weight है ये इस तरह रोटेट करेगा। तो इस तरह से दो टार्क पैदा होंगे दो फोर्सेस की वजह से, एक क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो पॉइंट है
कि जिसके अक्रॉस जो है ना ये रोटेट करेगा बॉडी, और ये इसका जो हमारे पास L1 इसको क्या है, ये मूवमेंट आर्म है, और ये L2 ये इसका मूवमेंट आर्म है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मूवमेंट आर्म है, यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन और अप्लाइंग फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियानी फासले को हमने क्या कहा, मूवमेंट आर्म कहा। अभी हम डिस्कस करके जा रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स द अमाउंट ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एक क्लॉकवाइज टॉर्क है हमारे पास, देन हमारे पास क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। कैसे करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस मोमेंट ऑफ आर्म मस्ट बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। वेट इज आल्सो एक्टिंग हियर एज अ फोर्स, और इसको हमने मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से देन जो हमारे पास क्लॉकवाइज के लिए था वो इस कंडीशन को अगर कोई बॉडी फुलफिल कर रहा है देन इट इज सेट टू इन अ बैलेंस फॉर्म, तो वो बैलेंस होगा, मुतवाज़िन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसके बेस्ट एग्जांपल सीसा, जो बच्चे जिससे खेल रहे होते हैं पार्क्स के अंदर, आपने देखा होगा ये सीसा, ठीक है, वो सब बैलेंस होगा कि ये जब दोनों तरफ के अतराफ के जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं वो दोनों क्या इक्वल हैं। तो इसको हम मोमेंट्स ऑफ आर्म कहते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकली आपसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको याद करना, और ये आपने इक्वेशन और ये डायग्राम आपने बना देनी है। देन हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? देखिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद इसको मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन बोर्ड के अंदर ही हमारे पास ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो रिजिड बॉडी कंसीडर की है। ये फर्स्ट रिजिड बॉडी है और ये सेकंड, ये डिफरेंट मैसेज के हैं। ये M1 इसको कर दें, ये M2 कर दें, और इसको हमने एक लाइट पाइप के साथ ना अटैच कर दिया, दोनों को एक लाइट पाइप के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइट पाइप है, देख हम क्या चाहते हैं कि हम इसको रोटेट करवाएं, इसको मूव कराएं, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे हम। अगर तो हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको F1 कर दें, इसको F2 कर दें और इसको F3 कर दें, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है हम ऑब्जर्व करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर हम ये देखेंगे कि बॉडी, अब टोटल एक सिस्टम है, टोटल एक बॉडी है, एक सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है। सिस्टम के अंदर दो बॉडी है। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा बॉडी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एक सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है, जिसके अंदर एक बॉडी मैस M कम मैस वाला है और एक बॉडी M2 जिसका मैस कंपैरेटिवली M1 ज्यादा है। अब हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि F1 F2 F3, अगर हम F1 पे लगाते हैं जो कि नियर टू M1 है, M1 मैस करीब है, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा। बॉडी क्या कैसे रोटेट करेगा, बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अप्लाई करते हैं F2 को तो तब भी रोटेशन पैदा होगी, बट अगर हम F3 पे अप्लाई करते हैं, दैट इज द नियर पॉइंट टुवर्ड्स द टू द M2 के करीब तरीन ये पॉइंट है, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगा बल्कि मूव करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और बॉडी रोटेशन नहीं करता बल्कि मूवमेंट, उसकी मूवमेंट होती है। मूवमेंट क्या होती है कि पूरा सिस्टम अक्रॉस अ सिंगल लाइन मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट when where the force is applied and a system moves without rotation। सिस्टम मूव करता है रोटेट किए बगैर, उस पॉइंट को जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर रोटेशन नहीं हुई बल्कि जो कि मूवमेंट कॉज करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, वो रिलेटेड टू वेट हो जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखिए ग्रेविटी लिंक टू अ वेट। जो ग्रेविटी है ये वेट से लिंक्ड है। जितना वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटी जो है वो हमारे पास बढ़ती जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सीखना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जहां पे उसका पूरे का पूरा मास डाउनवर्ड एक्ट करता नजर आता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक इरेगुलर सा एक बॉडी है। अब ये हम ये एक्सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास वेट होगा, डाउन एक्ट करेंगे, और देखिए ये भी डिफरेंट पॉइंट डाउनवर्ड में जाएंगे, ये भी जाएंगे, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबल जो है जो सेंटर में आता है उस पॉइंट को कहेंगे जहां टोटल मास एक्ट कर रहा होता है उस सिस्टम का।
इसकी अगर हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, आप इस तरह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है ना, इसके लिए आप डायगोनल ले लेंगे, इस तरह से डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये सेंटर पॉइंट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंट आप यहाँ पर एग्जांपल पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है फिजिक्स के अंदर, कपल। व्हाट इज अ कपल? तो हम अब कपल की जो बात कर रहे थे, तो कपल ये क्या होता है? बेसिकली ये कपल जो है ये टू फोर्सेस का, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सिंगल लाइन। यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और एक लाइन के जो है ना क्रॉस वो एक्ट नहीं कर रही होती। ये इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो गाड़ी के स्टीयरिंग जो है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर आप ये देखें कि आप क्या करते हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, एक इस तरह से कर रहे होते हैं, दूसरा आप इस तरह से कर रहे होते हैं। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ये दो फोर्सेज आप जो है अप्लाई कर रहे होते हैं सिमल्टेनियसली, और ये जो फोर्सेज हैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक तो इक्वल होती है और ये दोनों पैरेलल होती हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एज वी हैव स्टडीड के पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है F1 और F2, और एज ए रिजल्ट ये क्या बनेगा, ये टार्क प्रोड्यूस करेंगे, ये कपल बनाएंगे, इसको हम कहेंगे कपल बनाएंगे, ठीक है। इसके कपल की वजह से क्या होता है, वो टर्निंग फैक्टर होता है। तो दिस इज द कपल कि when the two unlike parallel forces in the same not in the same direction, जिसको हम कह रहे हैं, but in the same magnitude, इनकी सेम है, ठीक है, और वो क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी, हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल हम इसको करेंगे, पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह आपसे फिर यही कहना है कि हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।